क्वेश्चन आते हैं वो फोर्थ एलिमेंट है, दैट इज कंट्रोल एक्टिविटी। कंट्रोल एक्टिविटीज जो है वो एग्जामिनर हमसे किस तरह से पूछते हैं, हमें सिनेरियो दिया जाएगा, हमें उसमें से कंपनी के एंड पे सोचना है, क्योंकि कंट्रोल्स लगाना मैनेजमेंट का काम है। क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली हमने वो वीक एरियाज वो डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करनी है, ये हमारा काम होगा इंटरनल कंट्रोल के क्वेश्चन में। फिर एक दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या आ सकता है, जहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप कंट्रोल सजेस्ट करें, ठीक है, डेफिशिएंसी भी बताया और कंट्रोल्स भी सजेस्ट करें। तो अदर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। और एक थर्ड टाइप होती है जिसके अंदर आपने कंट्रोल्स भी बताने हैं और रेलेवेंट टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी बताना है, क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाना ऑडिटर का काम है, कंट्रोल्स लगाना मैनेजमेंट का काम है। जो कंट्रोल्स मैनेजमेंट लगाती है मैडम बोलन दे के थ्रू जब टेस्ट वेट करें यार, आई थिंक वी ऑल काइंडली होस्ट इसको थोड़ा सा कंट्रोल दीजिएगा म्यूट करने के लिए। को होस्ट नहीं बना पा रहा, होस्ट नहीं बनाने परमिशन नहीं दे रहा। होस्ट कौन है इस वक्त? हाई कोर्स बना हुआ तो है, प्रीफर्ड ऑफिस कोर्स बना हुआ है, कोर्स भी बनेगा। अच्छा मोहसिन का यूं है आता है जी मैं ही नहीं मोहसिन का यूं, काइंडली जरा इसको म्यूट कीजिएगा क्योंकि आप लोगों की सारी डिस्कशन हमें सुनाई दे रही है। काइंडली म्यूट करने का कंट्रोल मुझे अगर आप ट्रांसफर कर दें। होस्ट काइंडली ये अगर आप म्यूट का कंट्रोल मुझे पास कर दें। जी पिफा हेड ऑफिस होस्ट, काइंडली जरा म्यूट करने का कंट्रोल आप मुझे पास ऑन कर देंगे प्लीज। थैंक यू जी। जी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने ओवरहेड्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की हमने कुछ प्रैक्टिस की थी। आज हम उसी से ऑनवर्ड जो उसके एमसीक्यूज थे जो कि हमारे पेंडिंग चले आ रहे हैं उनको शुरू करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट होती है। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट होती है। तो ये आज हम जब एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग इसके बाद करेंगे तो उसमें हम इस चीज को प्रैक्टिकली होता हुआ भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 कल हमने किया था, 3 और 4 आपने करने थे जी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं। चलें आंसर मैं लिखता हूं, अगर उसमें किसी को कोई इश्यू है तो फिर आप मुझसे उसको डिस्कस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आता है जी मेरे अकॉर्डिंग ए ऑप्शन। अगर आपको इस क्वेश्चन में इश्यू है या आपका आंसर इससे मैच नहीं कर रहा तो मुझे बता दें या एक्सप्लेन लिख दें। अगर आप खामोश रहते हैं तो फिर मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाऊंगा।
देखिए सबसे पहले तो हमने इसको उसी तरीके से करना है, ठीक है। हमें चाहिए इसमें बजटेड लेबर आवर्स, के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है OAR इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। अब क्वेश्चन के अंदर ये चीज हमें गिवन है, ये हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे पास OAR निकल आए तो हम बड़ी आसानी से इसका एक्टिविटी लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जब हम लिखते हैं तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का मतलब होता है एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, जो कि ये गिवन है 1050 आवर्स इनटू ओ, ये हमने इसमें से कैलकुलेट करना है 1825। तो ये 14,025 से ये ओवर एब्जॉर्ब है। 14,025 से ओवर एब्जॉर्ब है। ओवर एब्जॉर्प्शन कब है? वीडियो तो बच्चे मैंने अपनी ऑन की नहीं हुई, 7765 वीडियो तो मैंने ऑन की ही नहीं है। पता नहीं फिर ये आपके एंड पे इशू होगा। तो जी आप लोगों को, बाकी सब लोगों को भी इशू आ रहा है स्क्रीन स्टक होने का? जी अच्छा, वो तो वॉइस का तो इशू ये है कि जब मैं लिखता हूं तो उसकी वजह से वो स्टक होती है। अब मेरा ख्याल है कि जब मैं नहीं लिखता तो तब आपको आवाज क्लियर आ रही है। जी स्टिल किसी को लग रहा हो कि स्क्रीन हैंग हो रही है, स्टक हो रही है? जी जरा जल्दी रिप्लाई कर दें प्लीज। चलें फाइन, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें ये ओवर एब्जॉर्प्शन है। ओवर एब्जॉर्प्शन कब होती है? जब आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा होते हैं। ओवर एब्जॉर्प्शन कब होती है? जब आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज्यादा होते हैं। जब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो एक्चुअल से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 14,025। तो 3,43,825 में आप 14,025 ऐड कर दें, क्या आती है वैल्यू?
ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है इससे, आर से। आपके पास ओ आर निकल आएगा। क्या आता है ओ आर? 3,57,850 डिवाइडेड बाय 21,050। क्या आता है ओ आर? ओ आर निकलता है 17। ठीक है, अब ये देखो 17 लेबर आवर्स, बजटेड लेबर आवर्स, ये हमने हमारी रिक्वायरमेंट है। एक सेकंड ठहरिएगा। पानी तो नेट ज्यादा आएगा, मुझे ना असल में लाइट गई है तो पंखा यही। मानी बैठ जाओ, लाइट साथ। जी अभी भी आप लोगों को इशू लग रहा है स्क्रीन में? जी स्टिल किसी को इशू है? यार काइंडली रिप्लाई कम से कम क्विकली कर दिया करें। किसी को मसला आ रहा है स्क्रीन में? अब भी आ रहा है मसला? सोच के घंटों बाद यार आप लोग हिलते हैं। जी तो यहां से हम अपना ओ निकालेंगे। ये बजटेड लेबर आवर्स इधर देखें, 3,40,000 आपके बजटेड ओवरहेड्स हैं डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स। बजटेड लेबर आवर्स इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 17 इधर आ जाएगा इसके नीचे। तो हम क्या करेंगे, 3,40,000 को डिवाइड कर देंगे 17 से, तो आपके पास बजटेड लेबर आवर्स निकल आएंगे 20,000 के। जी एग्री? किसी को स्टिल इसमें इशू हो इस क्वेश्चन में? 17 बच्चे ये देखे ना, आपने इधर किया इसका, छोटे बच्चों की तरह आप लोग पढ़ते हैं यार। ये देखें 3,57,850 आपके ओवरहेड से, ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से डिवाइड किया इसको एक्चुअल एक्टिविटी लेवल इससे, क्योंकि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी। तो अगर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ओ आ जाएगा। ये 17 हमने रेट निकाला है। कल इस तरह के 3 सवाल तो किए थे, कल इस तरह के 3 क्वेश्चंस किए थे हमने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। इसका मतलब है कि आप आज वैसे ही आ गए हैं मुंह उठाकर।
जी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सेकंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली ऐसा है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, सिर्फ फर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बजटेड लेबर आवर्स मांगे थे, यहां पर उसने आपसे बजटेड ओवरहेड्स मांगे हैं। आपने इसी तरह रिवर्स कैलकुलेशन करके पहले ओएआर फाइंड करना है, जब ओएआर निकल आएगा तो बजटेड लेबर आवर्स को बजटेड आवर्स को मल्टीप्लाई बाय ओएआर करेंगे तो बजटेड ओवरहेड्स निकल आएंगे। जी ये कर लेंगे आप लोग? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कल कर लिया जी। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है थर्ड ऑप्शन। किसका? क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास डी आ रहा है। अभी वो मेरी बात सुने, तो आपका ए और बी जो दो सर्विस सेंटर्स हैं वो नील हो गए हैं, बिल्कुल जीरो हो गए हैं, या भी उनमें कुछ वैल्यू रहती है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें करना ये है कि आपने पहले परसेंटेजेस कैलकुलेट कर लेनी थी। ठीक है, परसेंटेजेस कैसे निकलेंगी? जैसे ये देखें, ये वैल्यू है, इसको हम रीअपोर्शन कर रहे हैं। इस वैल्यू में से ये ए में गया, ये 2 में गया और ये 1 में आया, यानी कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो वो ये वैल्यू है। तो बेसिकली ये जो तीन वैल्यूज हैं वो इस वैल्यू का ब्रेकअप है। तो हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे 6 to 1 को अगर डिवाइड करें 6 to 1 0 से इंटू 100 करें तो ये बनता है 10%। इसी तरह 3105 डिवाइडेड बाय 6210 करें और इंटू 100 करें तो ये बनता है 50%। फिर इसी तरह 2484 डिवाइडेड बाय 6210 करें तो ये बनता है 40%। इसी तरह से 5200 का ब्रेकअप ये तीन वैल्यूज हैं, 780, 628 और 15। तो हमने अब क्या करना है, हमने इसका बताना है कि पोर्शन कितना कितना इनमें किया। ये बनता है इसका 15%, ये इसका बनता है 30%, और ये इसका बनता है 55%। जीएमआर आपकी बेस इंफॉर्मेशन यही है। जी अब ये देखें परसेंटेज में एरर। अब देखें, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्वेश्चन ये देखें बिल्कुल, अब ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ना इनको आप इग्नोर कर दें, समझे, ये नहीं लिखी हुई। ठीक है, अब आप इनकी जगह पे अपनी बेस इंफॉर्मेशन यूज करें, दैट्स इट। और क्वेश्चन आप शुरू कर दें स्टार्ट। यानी कि ये अब आपके पास क्वेश्चन बन गया रेसिप्रोकल मेथड का। अब आप इसको स्टार्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, ये एंट्री हमने करनी है लेकिन एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के बाद करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल इसका ऑप्शन मार्क कर देता हूं ताकि आपके पास एटलीस्ट सॉल्व हुआ ही आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 का मेरे अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का मेरे अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन आंसर है। देखिए कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर अपोर्शनिंग मशीन इंश्योरेंस कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर विद इन अ फैक्ट्री। वैल्यू ऑफ मशीनरी इन ईच कॉस्ट सेंटर, द ऑपरेटिंग आवर्स ऑफ मशीनरी इन ईच कॉस्ट सेंटर। डी भी हो सकता है लेकिन वैल्यू ऑफ मशीनरी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। वैल्यू ऑफ मशीनरी देखिए ना, इंश्योरेंस होती है जितनी उस मशीन की वर्थ है उस लिहाज से इंश्योरेंस कॉस्ट डिसाइड होती है, तो इसलिए वैल्यू ऑफ मशीनरी को ज्यादा वेटेज दी जाती है। अगर वैल्यू ऑफ मशीनरी ना गिवन होती तो फिर हम लोग मशीन आवर्स को कंसिडर कर लेते। यानी कि ये डी भी हो सकता है लेकिन इन दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट सी वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का डेल्टा ऑप्शन आंसर है, लास्ट ऑप्शन। टेन का लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड ऑप्शन। जी 11 में इस तरह से है, जी 11 में इस तरह से है कि आपने क्या करना है, इधर हम वर्किंग करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, वो कह रहा है कि जी मटेरियल कॉस्ट आपकी है 12 पर यूनिट। जी मैं करवा रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपकी है 12 पर यूनिट। इसके बाद है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट उसने हमें दी हुई है 7। एग्री। हमसे उसने टोटल वेरिएबल कॉस्ट मांगी है, हमसे उसने क्या मांगी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मांगी है। तो हमने जितनी भी वेरिएबल हैं वो सारी इसमें शामिल कर देनी। वेरिएबल ओवरहेड्स, अब वेरिएबल ओवरहेड्स का उसने हमें रेट दिया हुआ है, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड्स का उसने हमें रेट दिया हुआ है। बट साहब ये आपको ना वो है ऑफिस वाले जो है हेड ऑफिस वाले वही करेंगे को होस्ट, क्योंकि उनके पास कंट्रोल है, क्योंकि मैं खुद को होस्ट हूँ, तो वो होस्ट है वही आपको को होस्ट कर सकते हैं। जी अब ये देखिए हमारे पास जो इसने वेरिएबल का जो रेट दिया हुआ है वो पर लेबर आ रहा है, जबकि हमें पर यूनिट चाहिए। ठीक है, जो लेबर का रेट है वो 18 पर लेबर आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, पर यूनिट। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें पर यूनिट रेट चाहिए। ठीक है, जबकि इसने हमें दिया हुआ है पर आवर रेट। तो हम पर आवर से पर यूनिट में कैसे जाएंगे, जब हम इस 18 को मल्टीप्लाई करेंगे जितने हमारे लेबर आवर्स एक यूनिट पे लगते हैं। ठीक है, तो इसमें होता, देखें अब ये लिखा हुआ है ऊपर, ये वाली बात काबिले और है। ये देखें 14 पर आवर रेट है और वेज रेट 7 पर यूनिट है। आवर्स मल्टीप्लाई बाय ₹14 पर आवर, फिर ये हमारे पास 7 पर यूनिट निकला होगा। यानी कि जितने आवर्स भी हमारे लगते हैं एक यूनिट पे,
उसको जब हमने 14 से मल्टीप्लाई किया होगा तो फिर ये 7 पर यूनिट हमारे पास निकला होगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो अगर हमें आवर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 14 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 आवर्स। इसका मतलब है कि एक यूनिट में हमारे 0.5 आवर्स लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 पर आवर से, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका रेट 9 पर यूनिट। ये बात याद रहे कि ये जो ऊपर वैल्यू है वो पर यूनिट में चल रही है। जो कॉलम है इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी क्या है, पर यूनिट में। तो हम इसमें पर यूनिट वाली ही वैल्यूज लिखेंगे। 18 पर यूनिट नहीं थी, वो पर आवर थी। जब हम इन सारी वेरिएबल को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 28 बन जाएगी। GMR, इज इट क्लियर? इज दैट क्लियर? जी नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 13 हमने किया था जिस दिन हम लोग ये मेथड पढ़ रहे थे, उसी दिन हमने इसको सॉल्व किया था और आपने मुझे इसका आंसर बी ऑप्शन बताया था। क्वेश्चन नंबर 14 हमने कल किया सॉल्व। 15 का मैं आंसर मार्क कर देता हूँ, हमने पढ़ी नहीं है। जब एब्जॉर्प्शन मार्जिनल खत्म होगा तो फिर ये एंट्रीज ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको आप लोग बेशक रहने दें। क्वेश्चन नंबर 16 को रहने दें। 17 हमने किया, 18, क्वेश्चन नंबर 18। जी इसका आंसर है ए ऑप्शन। इसका आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 हमने कल किया। क्वेश्चन नंबर 20। जी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ये क्वेश्चन बल्कि इजी था। रेंट और रेट्स के लिए जो आप बेस लेंगे वो एरिया बेस लेंगे, ठीक है। और प्लांट, अब बेहतर ये है चूंकि इन दोनों के लिए बेस सेम है तो आप इनको टोटल करके अपोर्शन कर लें। इसी तरह प्लांट इंश्योरेंस और प्लांट डेप्रिसिएशन के लिए आप बेस लेंगे वैल्यू ऑफ मशीनरी, और ये हमारा टोटल एक्सपेंस है 11,000। और ये जो है ये सुपरवाइजर वाला ये जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस पे। जी अभी भी करना है या हो जाएगा? 7831।
उसने पूछा ये है कि डिपार्टमेंट सी में टोटल कितनी ओवरहेड कॉस्ट चार्ज होगी। टोटल एरिया देखें कितना बनता है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 70, वैल्यू ऑफ मशीनरी का जो टोटल है वो बनता है 400, और एरिया जो टोटल है वो बनता है 8000। टोटल एरिया, टोटल, ये सी का नहीं है, ये सारी टोटल वैल्यूज हैं, ये टोटल मैंने निकाले हैं। लाइक 38, 35 और 700, 210, 110, 80, 34, 16, 20, इस तरह से टोटल हुए। अब हमने इसमें सी का शेयर बताना है कितना बनता है। तो रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स में क्या करेंगे, सी का रेंट कितना है 700 डिवाइडेड बाय टोटल रेंट कितना है 8000 मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंस कितने का है 3000 का। करें जी, क्या शेयर निकलता है, काइंडली जरा कैलकुलेशन क्विकली कर लीजिएगा। जी ये वैल्यू बनती है 262.5। इसके बाद है प्लांट से रिलेटेड कॉस्ट, उसमें भी हमने सी का शेयर बताना है कितना है। सी ने 80 वैल्यू है प्लांट की, मशीनरी की, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू है 400, इनटू एक्सपेंस है हमारे पास 11000 का। $2200। फिर है जी सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, इसके नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 20 जबकि टोटल है 70, इनटू एक्सपेंस हमारा है 7000 का। आप लोग ना करें कैलकुलेशन वरना आप लोगों को समझ आ जाएगी। आप लोग खामोशी से बैठे, फिल्म चल रही है, आप लोग बस देखें, डीट बनकर बैठे रहें बेशर्मों की तरह। तो ये टोटल बन जाएगा 44,462.5। ये इसका आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एंड आउटपुट ऑफ द टू डिपार्टमेंट्स। इसको डायरेक्ट एक ही पेज पे कर लेते हैं जी। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 14। अब इसमें करना ये है, उसने ये पूछा है, वो कह रहा है कि जी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट
कह रहे हैं कि if fixed overheads are absorbed on the basis of department's material cost, कह रहे हैं कि अगर आपके जो ओवरहेड कॉस्ट है वो मटेरियल की बेस पर अगर एब्जॉर्ब हो रही है, मटेरियल की बेस पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बताएं क्या होगी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। अब अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊं, लास्ट वीक में हम लोगों ने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना सीखा था, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने 7 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हमने अपना OAR कैलकुलेट करना सीखा था। उसमें एक था कि अगर एक्टिविटी लेवल मटेरियल कॉस्ट हो, तो यहां पर हमने पहले S और T के लिए OAR निकालना है। 60,000 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट बजटेड मटेरियल कॉस्ट 120,000 into 100। तो ये परसेंटेज निकल आएगी। इसी तरह से हम टी का निकालेंगे। टी के बजटेड ओवरहेड्स हैं 1 लाख डिवाइडेड बाय बजटेड मटेरियल कॉस्ट, वो भी इसकी 1 लाख है, इनटू 100। तो टी का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनेगा 100% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और एस का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनेगा 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब ये देखें, डिपार्टमेंट एस में मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी है, 12, इसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 50%, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6 की। और दूसरा जो है उसमें आपकी मटेरियल कॉस्ट लगी है टी में 8, और ये 100% है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो आपका टोटल क्या बन गया, फिक्स कॉस्ट का टोटल क्या बन गया, 14। ये करना था इसमें हमारा। GMR, is it okay? जी स्टूडेंट्स 21 ओके है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी एंट्रीज वाला ही है। अब वो ज़ाहिर हम जब करेंगे फिर ही आपको क्लियर होगा। इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 24, 24 का आंसर है अल्फा। ट्वेंटी फोर का आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 26, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, डेल्टा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 28। का आंसर है फॉल्स। ये फॉल्स इस वजह से है क्योंकि टोटल कॉस्ट एट्रीब्यूट नहीं होती, सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट एट्रीब्यूट होती। क्योंकि टोटल कॉस्ट में आपकी डायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाती है, डायरेक्ट कॉस्ट का OAR नहीं निकाला जाता। ये बाकी हमने कल कर लिए थे, अगर इसमें कोई इश्यू है तो बता दें अभी। ओके जी, फिर हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विच इज एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ये जो दोनों मेथड्स हैं, these are ये कॉस्ट अकाउंटिंग की दो अप्रोचेज हैं जो कि यूज की जाती हैं फॉर प्रॉफिट कैलकुलेशन, यानी कि इन दोनों अप्रोचेस को हम यूज करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। हम इन दोनों अप्रोचेस को यूज करते हैं फॉर प्रॉफिट कैलकुलेशन। हम इन दोनों अप्रोचेस को यूज करते हैं फॉर प्रॉफिट कैलकुलेशन। इन दोनों अप्रोचेस को यूज किया जाता है फॉर प्रॉफिट कैलकुलेशन पर्पस के लिए। एग्री जी? यानी कि ये दोनों अप्रोचेस किसकी हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग की अप्रोचेस हैं, और इन दोनों अप्रोचेस को यूज किया जाता है किस पर्पस के लिए? प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों अप्रोचेस को यूज किया जाता है। यानी कि इन दोनों अप्रोचेस का फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब इस सारे में हमने जो चीजें कवर करनी है इस टॉपिक के अंदर, वो एक है कि प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में कंपैरिजन क्या चीज है, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, और फिर इसके एंड पर है इसकी अकाउंटिंग एंट्री। सबसे पहले है प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट। हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर में ये क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी कि एक हमारी प्रोडक्ट और एक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट क्लासिफिकेशन। प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं कि वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट बनाने में लग रही है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितनी भी हमारी कॉस्ट इनकर हुई है वो कहलाएगी प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट कहते हैं कि वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है,
और ना ही वो आपके प्रोडक्शन वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड करती है टाइम पर, नंबर ऑफ यूनिट्स पे वो डिपेंड नहीं करती। जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो डिपेंड करती है, यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट बनाने में लग रही है। एंड डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन वॉल्यूम, और ये प्रोडक्शन वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, यानी कि जितने ज्यादा यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे उतनी ज्यादा ये कॉस्ट आपकी इनकर होगी। इसमें आपकी आ जाती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाती है, डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाते हैं और प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाते हैं। अब जब हम कहते हैं पीरियड कॉस्ट, तो पीरियड कॉस्ट क्या है? एक फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट विच इज टू बी पेड, जो हम पे करते हैं आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड irrespective of the production volume। यानी कि एक फिक्स कॉस्ट है जो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पे करते हैं irrespective of the production volume, उसको कहा जाता है पीरियड कॉस्ट। जैसे हम रेंट पे करते हैं पर मंथ, ठीक है, हम सैलरीज पे करते हैं पर मंथ, हम इंश्योरेंस पे करते हैं पर मंथ या पर ईयर, तो ये फिक्स कॉस्ट है। तो ये सारी जो फिक्स कॉस्ट इस टाइप की है जो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पे करते हैं, उसको हम कहते हैं पीरियड कॉस्ट। क्योंकि ये वैल्यूज हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पे करते हैं, इसलिए इन्हें पीरियड कॉस्ट कहा जाता है। और आप यूनिट ज्यादा बनाएं कम बनाएं, इन कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उतनी की उतनी रहती हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता, उनमें कोई चेंज नहीं आता। एग्री? उनमें किसी किस्म का भी कोई चेंज नहीं आता। अब आते हैं, अब ये जो हमारी जो एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग है, बेसिकली ये डिपेंड ही इस क्लासिफिकेशन पर करती है, यानी कि ये बेस करती है इस क्लासिफिकेशन के ऊपर, प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर ये बेस करती है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग पे जाने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली हम वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट किसको कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट को। द कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस व्हिच वुड बी अवॉइडेड इफ दैट यूनिट वर नॉट प्रोड्यूस्ड एंड प्रोवाइडेड। अब यानी कि वेरिएबल कॉस्ट वो है कि जब आप यूनिट बनाओगे तो लगेगी, अगर आप यूनिट प्रोड्यूस नहीं करोगे तो वो नहीं लगेगी। जबकि इसके बरक्स जो आपकी जो पीरियड कॉस्ट है वो ऐसी कॉस्ट है जो इन एनी केस लगनी है, चाहे आप यूनिट बनाओ या ना बनाओ। जैसे रेंट है, रेंट आपने पे करना ही करना है, चाहे आप उसमें यूनिट प्रोड्यूस करो या ना करो। आप ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करो तब भी वो उसने लगना है, अगर आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तब भी रेंट ने लगना है, रेंट कॉस्ट पे करनी है, और वो उतनी ही अमाउंट आपने पे करनी है, लिहाजा वो मार्जिनल कॉस्ट नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ वेरी करते हैं। हम जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी, हम जितने यूनिट्स कम बनाएंगे उतनी कम कॉस्ट लगेगी। हम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट लगेगी, हम यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो नहीं लगेगी। अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग जो अप्रोच है वो ये कहती है कि जी हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को कॉस्ट यूनिट्स में चार्ज करते हैं। यानी कि जितने भी हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनकी जब हम अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हैं तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर बेस करती है, उसके अंदर कोई फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं होती। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि हमने कोई यूनिट प्रोड्यूस किया तो उस यूनिट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगी, कोई फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं होगी, यानी कि रेंट वगैरह उसमें शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितनी भी आपकी पीरियड कॉस्ट है, तमाम पीरियड कॉस्ट को वो राइट ऑफ करते हैं, चार्ज करते हैं
इन फुल अगेंस्ट द एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से, टोटल कंट्रीब्यूशन में से वो इसको माइनस कर देते हैं। यानी कि वो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसको क्या ट्रीट करते हैं, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट को अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट मानती ही नहीं है, वो कहती है कि ये पीरियड कॉस्ट है, और यही वजह है कि वो उसको एज ए एक्सपेंस कंट्रीब्यूशन के बाद लेस कर देते हैं। जी बिल्कुल, इस प्रोसेस का नाम मार्जिनल कॉस्टिंग है। पहले हमने पढ़ा मार्जिनल कॉस्ट क्या है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि जब आप यूनिट बनाते हैं तो लगती है, यूनिट नहीं बनाते तो नहीं लगती, और जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे उतनी ज्यादा लगेगी, जितने कम बनाएंगे उतनी कम लगेगी, क्योंकि यूनिट्स के बनाने से वो कॉस्ट लगती है, यूनिट ना बने तो नहीं लगती। जबकि फिक्स कॉस्ट जैसे रेंट है वो तो आपने इन एनी केस पे करना है, चाहे आप उसमें रेंट पे करें ना, यूनिट्स प्रोड्यूस करें ना करें, रेंट तो पे करना पड़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग वाले अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ट्रीट करते हैं, जबकि जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती हैं उनको क्या कर देते हैं, उनको वो पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं, पीरियड कॉस्ट, ना कि अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब यह कि हम अपनी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को अपनी प्रोडक्ट के यूनिट्स में एब्जॉर्ब करवाना, अपनी ओवरहेड कॉस्ट को अपनी यूनिट्स की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवाने को कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? ये एक अकाउंटिंग सिस्टम है in which variable and fixed production costs are charged to cost units। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपनी वेरिएबल और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, जबकि मार्जिनल वाला सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन को चार्ज कर रहा था अपनी प्रोडक्ट के यूनिट्स में, जबकि ये क्या एब्जॉर्प्शन वाला क्या कर रहा है कि ये अपने प्रोडक्ट के यूनिट्स में फिक्स और वेरिएबल दोनों को चार्ज कर रहा है, फिक्स और वेरिएबल दोनों को चार्ज कर रहा है। एंड नॉन प्रोडक्शन, फिक्स नॉन प्रोडक्शन एंड वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, उनको वो ट्रीट करता है इन द पीरियड, राइट ऑफ कर देता है अगेंस्ट एग्रीगेट जीपी में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से जितनी भी आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो फिक्स्ड है, उनको वो वहां से लेस कर देता है। तो ये हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की डिस्क्रिप्शन है। इसको मजीद इलैबोरेट करते हैं इस एग्जांपल के साथ। अब अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एब्जॉर्प्शन क्या होती है। देखो, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग की दो अप्रोचेस के नाम है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग की दो अप्रोचेस के नाम है। जो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग है ये यूज की जाती है फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस, इसको यूज किया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कंट्रीब्यूशन की बेस पर होती है। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब ये बात याद रहे
कि आप जो डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, डिसीजन मेकिंग किसकी बेस पर होती है? कंट्रीब्यूशन की बेस पर होती है। डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट की बेस पर नहीं होती। डिसीजन मेकिंग किसकी बेस पर होती है? कंट्रीब्यूशन की बेस पर होती है। और कंट्रीब्यूशन हमें सिर्फ किस में मिलता है? ये कंट्रीब्यूशन हमें सिर्फ किस में मिलता है? ये हमें सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग में मिलता है। इसका यानी कि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नहीं मिलता। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमें हेल्प कर रही है, हमें सपोर्ट कर रही है किसमें? डिसीजन मेकिंग करने में आपको हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है। जबकि जो आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर रही, वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स को सपोर्ट करने में हेल्प कर रही है। और इसमें बाय डिफॉल्ट IS2 की एप्लीकेशन आ जाती है। मतलब देखें, दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक होते हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स और दूसरे होते हैं आपके कॉस्ट या मैनेजमेंट अकाउंट्स। एग्री? ये दो किस्म के अकाउंट्स हैं। मैनेजमेंट अकाउंट्स या कॉस्ट अकाउंट्स मैनेजर्स के यूज के लिए होते हैं, जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं ये कंपनी के मेनली एक्सटर्नल पर्पस के लिए होते हैं। जैसे आपने बैंक से लोन लेना है, ठीक है, या आपने क्या उसको कहते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपने क्रेडिट पे किसी से कोई चीज खरीदनी है, तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर आपको क्रेडिट पे चीजें देता है। आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने जा रहे हो तो आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि इस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। एग्री? अब ये दो किस्म के अकाउंट्स हैं। एग्री? अब देखिए ना, जब पीरियड एंड होता है तो फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैनेजमेंट अकाउंट्स के साथ रिकंसाइल किया जाता है। यानी कि एक SPL आपने बनाई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल वालों ने, उन्होंने उसमें एक प्रॉफिट निकाला। इसी तरह मैनेजमेंट वालों ने भी तो एक SPL बनाई ना एब्जॉर्प्शन से। तो अब बना बेसिकली SPL आप इसमें भी रहे हैं और इसमें भी आप SPL बना रहे हैं। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो SPL बन रही हैं, एक एब्जॉर्प्शन के मेथड से और दूसरी आपकी मार्जिनल के मेथड से। यानी कि इसमें आप दो SPLs बनाते हैं, दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एक एब्जॉर्प्शन से और दूसरी मार्जिनल कॉस्टिंग से। दो किस्म की तरीकों से आपने इसमें ये स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। एक अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब हमें प्रॉफिट ही निकालना है तो प्रॉफिट जब हमें एक SPL से मिल जाता है तो हम दो तरीकों से क्यों निकालते हैं? मैंने जैसे कहा कि मार्जिनल कॉस्टिंग हम SPL बना रहे हैं ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें, क्योंकि डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए और कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसमें होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग में, एब्जॉर्प्शन में नहीं होता। अब SPL क्यों एब्जॉर्प्शन से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जब हमने पीरियड एंड पे जाके फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैनेजमेंट अकाउंट्स के साथ रिकंसाइल करना होता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स को मैनेजमेंट अकाउंट से क्या करना होता है? रिकंसाइल करना होता है, रिकंसिलिएशन करनी होती है। तो उस टाइम पर हमें बेसिकली फिर क्या होता है कि हम एब्जॉर्प्शन के साथ फाइनेंशियल अकाउंट्स को रिकंसाइल करते हैं। सवाल ये है कि फिर आप फाइनेंशियल के साथ एब्जॉर्प्शन को ही क्यों रिकंसाइल करते हैं, मार्जिनल के प्रॉफिट को क्यों नहीं करते? तो स्टूडेंट्स उसकी वजह ये है कि एब्जॉर्प्शन में जो हम IS2 करते हैं, स्टॉक की जो ट्रीटमेंट करते हैं, स्टॉक ट्रीटमेंट, stock treatment matches with stock treatment matches with financial accounts by default। यानी कि एज सच इसके अंदर कोई फाइनेंशियल IS आपका फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं यूज होते। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है कि जिस तरीके से हम स्टॉक की ट्रीटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करते हैं, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम निकालते हैं, वो तरीकाकार बिल्कुल वैसे है जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं।
तो चूंकि हमारी स्टॉक की ट्रीटमेंट मैच कर जाती है फाइनेंशियल की और एब्जॉर्प्शन की, इस वजह से हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ मैच करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए। इसलिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग को नहीं करते। यानी कि मेरी बात करने का मकसद ये है कि इन दोनों अप्रोचेस का पर्पस अलग अलग है। एब्जॉर्प्शन को हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग को हम किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल हम इन दोनों को डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करते, डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। एब्जॉर्प्शन यूज हो रही है फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंट्स की रिकंसिलिएशन के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग यूज हो रही है फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। जो बेनिफिट हमें मार्जिनल कॉस्टिंग दे रहा है वो एब्जॉर्प्शन नहीं दे रहा। जो बेनिफिट हम एब्जॉर्प्शन से ले रहे हैं वो हमें मार्जिनल से नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि दोनों अप्रोचेस अलग अलग बेनिफिट्स दे रही हैं। इट मींस कि हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम एब्जॉर्प्शन यूज करें या मार्जिनल यूज करें। ये हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें दोनों यूज करनी पड़ेंगी, एब्जॉर्प्शन भी और मार्जिनल कॉस्टिंग भी, क्योंकि हमने डिसीजन मेकिंग भी करनी है और फाइनेंशियल अकाउंट्स की और मैनेजमेंट अकाउंट्स की रिकंसिलिएशन भी करनी है। तो उसके लिए फिर हमें एब्जॉर्प्शन भी यूज करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ हमें फिर मार्जिनल कॉस्टिंग भी यूज करनी पड़ेगी। पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, गुड हो गया। अब इन दोनों में ये तो मैंने अब आपको बता दिया, रीजन बताई कि जब प्रॉफिट एक मेथड से निकल रहा है तो फिर हम दूसरे से क्यों निकालते हैं। मैंने इसकी लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दी कि दोनों अप्रोचेस का जो पर्पस है वो डिफरेंट है। तो जब दोनों का पर्पस डिफरेंट है तो फिर इसका मीनिंग ये है कि हमें दोनों अप्रोचेस को यूज करना जरूरी है, हमारे लिए दोनों अप्रोचेस को यूज करना लाजिम है। अब हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्शन, अब इन दोनों में जो फर्क है, दोनों अप्रोचेस में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी कि एब्जॉर्प्शन वाले अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में किन किन चीजों, देखें अगर आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाऊं, हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल होती है प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स में दो कैटेगरीज हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स भी आ जाते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आ जाते हैं और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अब जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं एब्जॉर्प्शन की, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आती है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आते हैं और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आते हैं। लेकिन जब हम यही प्रोडक्शन कॉस्ट हम मार्जिनल में निकालते हैं तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इसमें नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को पीरियड कॉस्ट ट्रीट करता है। ओवरहेड्स को क्या ट्रीट करता है? जबकि एब्जॉर्प्शन इसको क्या ट्रीट करता है? एब्जॉर्प्शन इसको ट्रीट करता है अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट। ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। यानी जो सारा जो फसाद कह लें या जो इशू है वो ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का है। इसके अलावा जो पहली जो चार वैल्यूज हैं, कोई इशू नहीं है। जितनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम एब्जॉर्प्शन में ले रहे हैं उतनी मार्जिन में भी जा रही है, जितनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में आ रही है उतनी मार्जिन में, जितने डायरेक्ट एक्सपेंस एब्जॉर्प्शन में उतना मार्जिन में, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जितना एब्जॉर्प्शन में उतना ही मार्जिन में। लेकिन जो मेन डिफरेंस है, जो मेन जो इशू है वो बेसिकली
प्रोडक्शन ओवरहेड की ट्रीटमेंट में फर्क। एब्जॉर्प्शन वाले कहते हैं, एब्जॉर्प्शन वाले ये कहते हैं कि हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, जबकि मार्जिनल वाले कहते हैं कि जी हम इसको अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं मानते, हम इसको अपनी पीरियड कॉस्ट मानते हैं। असल में बेसिकली इशू क्या है? एब्जॉर्प्शन वालों का कहना ये है कि प्रोडक्ट बनाने में जितनी भी हमारी कॉस्ट इनकर होती है, प्रोडक्ट बनाने में हमारी जितनी भी कॉस्ट इनकर होती हैं, वो सारी की सारी कॉस्ट जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करेंगे। जैसे कि ये देखें, प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल भी लग रहा है, डायरेक्ट लेबर भी लग रही है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी लग रहा है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी लग रहे हैं, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी लग रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जितनी भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है, जितनी भी हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट लग रही है, प्रोडक्ट बनाने में लग रही है, हम उन तमाम कॉस्ट को अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में चार्ज, हम उन तमाम कॉस्ट को क्या करेंगे? अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में चार्ज करेंगे। लेकिन मार्जिनल वाला कहता है कि जी हम आपकी बात से एग्री करते हैं कि प्रोडक्ट बनाने में जितनी भी कॉस्ट लग रही है वो सारी प्रोडक्ट कॉस्ट में आनी चाहिए, लेकिन वो जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन वॉल्यूम पे डिपेंड भी करती है। जैसे अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल को फर्ज करें, हम लोगों ने प्रोडक्शन करनी थी, हम लोगों ने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, प्रोडक्शन पर हमने एक बिल्डिंग प्रोडक्शन पर्पस के लिए रेंट पे ले ली, और इस बिल्डिंग का जो रेंट है वो है $20,000, ₹20,000 पर मंथ। ये इसका रेंट है। अब असल में इशू क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और इसमें ऐड कर लेते हैं। फर्ज करेंगे जी आपका एस्टीमेट है कि आपने बजटेड 10,000 यूनिट्स आप बनाएंगे, तो इसका मतलब आपका OAR क्या बन गया? 2 पर। अब बेसिकली एब्जॉर्प्शन वाले ये कहते हैं कि हमने ये बिल्डिंग प्रोडक्शन की वजह से ली, हमने ये बिल्डिंग रेंट पे प्रोडक्शन करने के लिए ली, लिहाजा ये कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन में चार्ज होनी चाहिए। इस कॉस्ट को कहां पर जानना चाहिए? हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में होना चाहिए। इसको हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में होना चाहिए। ये मानना है एब्जॉर्प्शन वालों का कि हमने ये बिल्डिंग रेंट पे ली ही प्रोडक्शन के लिए है, तो लिहाजा इस कॉस्ट को, बिल्डिंग का जो रेंट है जो कि हमारा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो इसको हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल होना चाहिए, क्योंकि हमने बिल्डिंग प्रोडक्शन के लिए ली थी, लिहाजा इसका जो रेंट है वो हमें प्रोडक्शन की वजह से पड़ रहा है, इस वजह से हम इसको अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में चार्ज करेंगे। यहाँ पे अब कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है विद मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग वाले कहते हैं जी हम आपसे ये एग्री करते हैं कि आपने ये बिल्डिंग प्रोडक्शन की वजह से रेंट पे ली है, लेकिन क्या प्रोडक्शन के ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने से या कम यूनिट्स प्रोड्यूस करने से क्या आपके रेंट पे कोई फर्क पड़ता है? क्या आपकी रेंट की अमाउंट चेंज होती है जब आप ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं या जब आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, या जब आप कोई प्रोडक्शन नहीं करते, तो क्या रेंट में जीरो हो जाता है या रेंट फिर भी आपको चार्ज होता है? तो इसका कहते हैं कि जी बात ये है कि प्रोडक्शन जो रेंट है, बिल्डिंग जो है वो आपने प्रोडक्शन पर्पस के लिए ली तो है, लेकिन बिल्डिंग का जो रेंट है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड जरूर है, लेकिन प्रोडक्शन वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि प्रोडक्शन के कम या ज्यादा होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ज्यादा यूनिट्स बनाएं या आप कम यूनिट्स बनाएं, उससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे, आपके रेंट की कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मार्जिनल वाले कहते हैं कि ये तो फिर एक किस्म की पीरियड कॉस्ट हुई ना, कि एक फिक्स अमाउंट है 20,000 जो हमने हर महीने पे करनी है, चाहे हम यूनिट ज्यादा बनाए या कम बनाए, हमने 20,000 ही पे करना है। तो कहता है कि ये तो फिर एक पीरियड वाइज चार्ज हुई ना आपको, कि पर मंथ
आप इतना पे करेंगे। तो कहते हैं कि यूनिट्स के कम या ज्यादा होने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा इसको फिर क्या होना चाहिए, इसको पीरियड कॉस्ट के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर। इसको एज ए क्या ट्रीट किया जाना चाहिए, पीरियड कॉस्ट के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट कॉस्ट। इसको एज ए क्या ट्रीट होना चाहिए, इसको एज ए पीरियड कॉस्ट ट्रीट होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट कॉस्ट। बात समझे नहीं समझे? इसलिए मार्जिनल वाले कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग वाले कहते हैं हम इसको पीरियड कॉस्ट ट्रीट करेंगे इन मार्जिनल कॉस्टिंग। लॉजिक समझ में आई या नहीं आई? यानी कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ने आना दोनों में है, एब्जॉर्प्शन में भी आना है और मार्जिनल कॉस्टिंग में भी आना है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में उन्होंने आना है एज ए प्रोडक्ट कॉस्ट और मार्जिनल में उन्होंने आना है एज ए पीरियड कॉस्ट। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएंगे दोनों में, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एज ए प्रोडक्ट कॉस्ट आएंगे और मार्जिनल कॉस्टिंग में एज ए पीरियड कॉस्ट आएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये इसकी लॉजिक। अब आगे इसको देखते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट क्या है। ओ यार, ये वही जो हमारा, ये देखें, ये जो हमारी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसी को हम ओआर कहते हैं। ओआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कि हम पीछे भी पढ़कर आए हैं, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट हम पिछले चैप्टर में कवर करके आ रहे हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स में हम एक्चुअल एक्टिविटी लेवल इनटू ओआर करते हैं, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट आती है। उसमें से उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट के साथ, और अगर कोई डिफरेंस हो तो वो हमारा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन होता है। क्लोजिंग स्टॉक इक्वेशन, क्लोजिंग स्टॉक इक्वेशन ये है कि बाज दफा अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन ना हो तो क्लोजिंग स्टॉक इस इक्वेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है। इनफैक्ट इन चारों में से अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो वो इस इक्वेशन से कैलकुलेट हो सकती है। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स यूनिट्स। तो आप इस इक्वेशन से क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हैं। जी ये बात समझ में आई है आप लोगों को या नहीं आई? ओके हो गया। अब वो कह रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये अब फॉर्मेट्स हैं इनके, यानी कि जब हम एसपीएल बनाएंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इससे एब्जॉर्प्शन से, तो उसका ये फॉर्मेट होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सेल्स यूनिट्स, ऑब्वियसली एक्चुअल सेल्स यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो ये हमारे पास उसकी सेल्स निकल आएंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के जो यूनिट्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आई होगी। जैसे अभी पीछे 30 गिवन थी, पीछे जो हमने डेटा यूज किया उसके अंदर 30 थी, उससे मल्टीप्लाई करके ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लेंगे। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट के यूनिट्स, प्रोडक्शन के यूनिट्स गिवन होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर यूनिट, जैसे कि पीछे 30 गिवन थी डेटा में, तो पीछे हम स्लाइड पे जो पढ़ के आ रहे हैं उस स्लाइड पे हमारी कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन की थी 30, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स अगर गिवन नहीं है तो ये भी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि यूनिट्स निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर यूनिट से। जैसे कि अगर वो डाटा जो पीछे है मैंने वो फिलहाल लिख, ये हमने लिख दिया। अब इन तीनों का जो नेट है वो ये है, तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आएगी। ये आपके पास क्या निकल आएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो यूनिट्स हमने बेचे उनकी कॉस्ट हमारे पास आती है। सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो हमारे पास जीपी आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, अनएडजस्टेड जीपी निकाल लेंगे। सेल्स में से जब हमने
तो ये हमारे पास अनएडजस्टेड जीपी आ गया। हम इसको अनएडजस्टेड जीपी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि जो हमने अपनी फिक्स कॉस्ट यहां पर एब्जॉर्ब करवाई थी वो हो सकता है हमारे एक्चुअल से डिफरेंट हो। अगर हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हमारे एक्चुअल से डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि हम अपनी फिक्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक्यूरेटली लेस करके नहीं आ रहे, तो जो डिफरेंस है वो फिर हम यहां पे एडजस्ट करेंगे अनएडजस्टेड जीपी। उस डिफरेंस को यहां पर एडजस्ट किया जाएगा और एडजस्ट करने के बाद फिर आपका एडजस्टेड जीपी निकलेगा। मेरी बात समझ में आई? यानी कि हम क्या करेंगे, सेल्स में से, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुने, सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस की। देखें इस 30 के अंदर आपका OAR भी शामिल है ना, शामिल, और वो OAR निकला बजटेड एक्टिविटी लेवल, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल कर, ठीक है। अब इसका मीनिंग ये है कि इसमें जो हम अपने ओवरहेड्स जो चार्ज कर रहे हैं, यहां पर जो हम अपने ओवरहेड चार्ज कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब्ड है। अब अगर तो एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल बराबर है तो फिर तो ये ठीक है हमारा जीपी, फिर तो इसमें इश्यू नहीं है। लेकिन अगर मेरे एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल में फर्क है तो इसका मतलब है कि वो फर्क मैंने यहां से खत्म करना है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि मैं जो फिक्स कॉस्ट लेस करके आया हूं ऊपर, यानी कि जो मेरे एब्जॉर्ब्ड है वो एक्चुअल से कम है, फिर ही होता है ना अंडर एब्जॉर्ब। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट मैंने फिक्स कॉस्ट मैंने ऊपर लेस की है कॉस्ट ऑफ सेल्स में वो एक्चुअल से कम है, तो जितनी जो डिफरेंस रह गया वो फिर मैं यहां से मजीद लेस करके उसको एक्चुअल के बराबर कर दूं। ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो फिक्स कॉस्ट मैं ऊपर लेस करके आ रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो एक्चुअल से ज्यादा है, तो एक्चुअल से जितनी ज्यादा मैंने लेस कर दी है उतनी मैं वापस ऐड बैक कर दूंगा, तो मेरा ये एडजस्टेड जीपी निकल आएगा। जी समझ में आई बात या नहीं आई? अब ये उसी को समझ आएगी जिसने अंडर ओवर की प्रैक्टिस की है, जिसने नहीं की वो फिर बैठा रहे। अब जब ये आपके पास एडजस्टेड जीपी निकल आया, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड जैसे कि वेरिएबल सेलिंग, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स सेलिंग, फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का टोटल करके हम यहाँ पर अपने एडजस्टेड जीपी में से माइनस करेंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास इसका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स गॉट इट? ये इसका फॉर्मेट, अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे इसका, ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब इसी तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग का भी हम इसमें फॉर्मेट बनाएंगे। इसमें हम चीज क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे सेल्स, हम सेल्स यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस के साथ, सेल्स यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, तो ये हमारे पास सेल्स निकल आएंगी। फिर अब यहाँ पर वर्ड क्या यूज हुआ, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्यों वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कहा गया? क्योंकि मार्जिनल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल एलिमेंट्स है, उसमें कोई फिक्स एलिमेंट शामिल नहीं है, इसलिए जो इसकी कॉस्ट सेल्स है उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। तो जब हम इसको मेजर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। अब एब्जॉर्प्शन में कॉस्ट पर यूनिट हमारी 28 की थी, वो हमने यहां लिख दी। फिर प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट 28, ये वैल्यू आ गई। देन क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट विच इज 28, ये हमारे पास वैल्यू है। और जो इनका नेट आएगा वो हम यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। जब हम इस सेल्स में से अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जब हमारे पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आएगा तो उसके बाद हम अपनी वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिर हम लेस करेंगे अपनी फिक्स्ड प्रोडक्शन। अब अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें,
देखिए पिछले फॉर्मेट में यहाँ पर सिर्फ फिक्स सेलिंग, फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन लेस हुई, जो कि यहाँ पर भी है, फिक्स सेलिंग, फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिक्स सेलिंग। लेकिन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी लेस हो रहे हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेस हो रहे हैं, कौन से वाले? एक्चुअल वाले। ठीक है, क्यों लेस हो रहे हैं? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग ये कह रहा था कि मैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को अपनी पीरियड कॉस्ट मानता हूं, मैं इसको अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं मानता। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर फिक्स ओवरहेड्स को चार्ज नहीं कर आया, ये फिक्स कॉस्ट को एज ए पीरियड कॉस्ट यहाँ पर आकर लेस कर रहा है आफ्टर कंट्रीब्यूशन। अब इन सब को हम ऐड करके इधर से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल हमारा मार्जिनल का नेट प्रॉफिट निकल आएगा। ये स्टूडेंट्स फॉर्मेट ओके है? ओके गुड। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है, ये आपके नोट्स में भी है एग्जांपल। इस एग्जांपल का जो पार्ट ए है मैं वो सॉल्व करवा रहा हूँ, पार्ट बी और सी आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, अब वो इसमें ही क्वेश्चन कह रहा है कि अनीता लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स द ओनली प्रोडक्ट मैट। बच्चे जो इतनी देर बहस की है उसके बाद अगर कोई सवाल ही नहीं करना तो फिर फायदा क्या हुआ? कल फिर मैं दोबारा यही दुकान वहीं से खोलूंगा, क्या ख्याल है? अब ये जो पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन भी देख ले, मैं इससे आगे कुछ नहीं पढ़ाना, अब मैंने बस ये एग्जांपल सॉल्व करवानी है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप सारा दिन आप लोग ऑफिस में होते हो, ठीक है, लेकिन बच्चे बिलीव मी, मैं भी सुबह 8 बजे से नॉन स्टॉप ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। मैं भी थका हुआ हूँ, आपके साथ ही हूँ मैं कोई अलग नहीं हूँ आपसे। लेकिन बच्चे थोड़ी सी एफर्ट, आपकी क्लास वैसे भी 5:45 पे क्लोज हो जाती है, 5:45 5:50 पे खत्म हो जाती है। तो जहां आपने इतना मुझे बर्दाश्त किया, 10 मिनट 10-15 मिनट और बर्दाश्त कर लो, ताकि ये जो इतना बोला है उसकी कुछ समझ तो आए। जी एग्जांपल 1 में अनीता लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स द ओनली प्रोडक्ट मैट इंफॉर्मेशन, मैट उसकी प्रोडक्ट का नाम है। इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन का मतलब होता है बजटेड प्रोडक्शन। नॉर्मल प्रोडक्शन मतलब बजट। नॉर्मल प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? बजटेड प्रोडक्शन, यानी कि ये बजटेड यूनिट्स हैं, बजटेड एक्टिविटी लेवल है। सेलिंग प्राइस 40, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 10, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 8, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 4, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स 3। प्रोडक्शन जो आपने की है ये आपके पार्ट ए रिक्वायरमेंट, आपके पास जो नोट्स हैं उसमें ये रिक्वायरमेंट ए में लिखी हुई है। ठीक है, प्रोडक्शन आपने की है 31,000 की, सेल आपने की है 25,000 यूनिट। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 60,000 के, फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स हैं 25,000 रुपीज के, और फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आपके पास है 20,000 रुपीज के। कहता है देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, कहता है कि आपका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। एज्यूम दैट बजटेड फिक्स कॉस्ट आर इक्वल टू एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन एक्चुअल कॉस्ट फॉर ऑल एक्टिविटी लेवल्स। कहता है कि जी एज्यूम करें कि आपका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। एज्यूम दैट बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट, कहते हैं एज्यूम करें कि जो आपकी बजटेड फिक्स कॉस्ट है वो आपकी एक्चुअल फिक्स कॉस्ट के बराबर है। यानी कि ये आप सब लोग ज़हन में रख लें, चार चीजें हैं। एक होते हैं बजटेड ओवरहेड्स, और दूसरे होते हैं एक्चुअल ओवरहेड्स। एक होता है बजटेड एक्टिविटी लेवल और दूसरा होता है एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। अगर इनमें से कोई एक भी अगर मिसिंग है तो आप एज्यूम कर लें कि दूसरा उसके बराबर है। यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर बजटेड ओवरहेड्स बिल फर्ज बजटेड ओवरहेड्स गिवन है लेकिन एक्चुअल ओवरहेड्स गिवन नहीं है, और आप एक्चुअल ओवरहेड्स यानी कि ये गिवन है और ये गिवन नहीं है, तो आप एज्यूम कर लें, और अगर आपके एक्चुअल ओवरहेड्स कैलकुलेट नहीं हो सकते तो आप एज्यूम कर लें कि ये दोनों बराबर हैं, यानी कि आपके एक्चुअल ओवरहेड्स भी इसके बराबर है। जैसे इस क्वेश्चन में बजटेड ओवरहेड्स नहीं दिए हुए लेकिन एक्चुअल ओवरहेड्स उसने आपको दिए हुए 60,000, तो आप अब बजटेड ओवरहेड्स नहीं निकल सकते, तो आप एज्यूम कर लें कि बजटेड ओवरहेड्स एक्चुअल के बराबर हैं। ये उसने खैर यहाँ पर ये बात लिख के हमें यही समझाया इस पॉइंट में कि आप समझ लें कि आपकी बजटेड फिक्स कॉस्ट एक्चुअल फिक्स कॉस्ट के बराबर है।
इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन में बजटेड एक्टिविटी लेवल भी गिवन है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल भी गिवन है। बजटेड एक्टिविटी लेवल ये है और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल ये है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक्टिविटी लेवल भी अगर मिसिंग होता तो हम एज्यूम कर लेते कि दूसरा एक्टिविटी लेवल इस एक्टिविटी लेवल के इक्वल है। तो ये इस जुमले का मतलब है। तो ये अगर वो ना भी लिखे तो ये अजम्पशन हम ले सकते हैं, अगर वो ये नहीं भी लिखता तो भी हम ये अजम्पशन ले सकते हैं। एग्री? अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट द प्रॉफिट यूजिंग बोथ एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग से हमने क्या करने हैं, प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने। इनको करने का बेस्ट तरीका कार क्या है कि पहले आप क्या करें, क्या करें पहले यहाँ पर आप 4 वर्किंग्स हैं टोटल। जब आप वो 4 वर्किंग्स कर लेते हैं तो उसके बाद जस्ट वैल्यूज पुट करना रह जाती है। वो चारों वर्किंग में सबसे पहली वर्किंग OAR की, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। हमारे बजटेड ओवरहेड्स हैं 60,000 रुपीज, डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल है 30,000 यूनिट्स। अगर आपको कहीं पे कोई चीज ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, वहीं पे पूछिएगा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपके पास आ जाएगा 2 पर। ये आपकी थी वर्किंग नंबर 1। सेकेंड वर्किंग है जो हमने कॉस्ट पर यूनिट से निकालनी है। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। अब जब आप प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं तो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है एब्जॉर्प्शन के लिए भी और मार्जिनल की, दोनों की प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आपने कैलकुलेट करनी है। अब इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या कुछ शामिल है। सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल 10 है, दोनों में आता है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर 8 है, दोनों में आएगी। डायरेक्ट एक्सपेंस, इस क्वेश्चन में कोई दिया नहीं हुआ तो 0। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 4, इसमें भी 4, यानी कि इधर भी 4 आएंगे और इधर भी 4 आएंगे वेरिएबल प्रोडक्शन। अब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जिसको हम OAR भी कहते हैं 2 है और इसमें नहीं आता। तो इसमें हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट बन रही है 24 और इसमें हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट बन रही है 20। ये चीज क्लियर है? दोनों की प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल दी, ठीक है। अब इसमें क्या है, थर्ड स्टेप इज रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि क्वेश्चन में कोई क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स। ओपनिंग स्टॉक 0 है, प्रोडक्शन हमने किया 31,000 की, क्वेश्चन में गिवन है, और सेल हमने किया 25,000 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो होगा 6,000 यूनिट्स। हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 6,000 यूनिट्स। अब लास्ट इसमें जो वर्किंग है, वर्किंग नंबर 4, वो है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन की वर्किंग। इसमें हम पहले निकालेंगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। सर मैं आप जी पिफा ऑफिस, मैं अपनी क्लास जी बिल्कुल 5:50 पे क्लोज करूंगा। काइंडली मुझे 5 मिनट्स का मार्जिन दे दीजिएगा क्योंकि क्लास शुरू में 15 मिनट्स लेट स्टार्ट हुई है।
तो मुझे 5-6 मिनट्स ऊपर चाहिए होंगे क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। जी एक्चुअल एक्टिविटी लेवल हमारे पास है 31,000 यूनिट्स इनटू हमारा OAR है 2, तो हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे 62,000, जबकि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं 60,000 के। तो 2,000 से क्या हो गया, ये 2,000 से ये ओवर एब्जॉर्ब। से क्या है, ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है। डन। अब हमने वर्किंग कर ली। अब जब ये चार चीजें आपने कैलकुलेट कर ली, अब सिंपल क्वेश्चन के अंदर डाटा पुट करना रह जाता है। जैसे सबसे पहले सेल्स हमने कितनी की, 25,000 यूनिट्स की हमने सेल की। 25,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस उसने हमें दी हुई है ₹40। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, आपकी सेल्स बन जाती हैं 1 मिलियन। आपकी सेल्स बन जाती है कितने की, 1 मिलियन की आपकी सेल्स बन जाती है। अब 1 मिलियन की सेल है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें अब हमने अपना ओपनिंग स्टॉक ऐड। ओपनिंग स्टॉक हमें उसने दिया हुआ है 0, कह रहा जी इस पीरियड में आपका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं हुआ। 0 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट है हमारे पास 24, तो 0 वैल्यू आ गई। प्रोडक्शन हमने 31,000 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए, इनटू कॉस्ट पर यूनिट है हमारे पास 24 की, तो ये वैल्यू बन जाती है 7,44,000। क्लोजिंग स्टॉक हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया 6,000 यूनिट्स है, इनटू ₹24, इसकी वैल्यू तो 1,44,000 क्लोजिंग की वैल्यू बनती। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी 6,000। अब 6 लाख की हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो इसका मतलब हमारा अनएडजस्टेड जीपी कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 4 लाख। लेकिन 2,000 की ओवर एब्जॉर्प्शन हुई, ठीक है, 2,000 की क्या हुई है, ओवर एब्जॉर्प्शन। तो हमारा एडजस्टेड जीपी क्या बन जाएगा 4,02,000। जी किसी को कोई इशू यहां तक जितना मैंने किया है, जल्दी जरा रिप्लाई कीजिएगा, टाइम शॉर्ट है। अब वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स हमने सेल किए 25,000 यूनिट्स इनटू, और हमारे पास वेरिएबल सेलिंग का रेट था 3, तो ये वैल्यू बन जाएगी 75,000। फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स उसने क्वेश्चन में दिए हुए 25,000 रुपीज। जी जी वही एग्जैक्टली वही ओवर जो हमने पहले निकाला था। बेसिकली मैंने आपको भी, हमने जो पहला एमसीक्यू किया आज, उसमें वो क्या लिखा हुआ था पहला, कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन P&L अकाउंट में ट्रांसफर होती है, एडजस्ट होती है, तो ये वही चीज है। देख ले आपका अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे आ रहा है, SPL के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट हुआ। फिक्स सेलिंग है हमारे पास $20,000 की। अब इनका जो टोटल आ रहा है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का, वो बनता है जी 1,20,000। जब हम इसको लेस करेंगे तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बचेगा that would be 2,82,000। एग्री। अब इसी तरह ये मार्जिनल का भी है। सबसे पहले हम सेल्स लेंगे 25,000 यूनिट्स। जी जी मैं यार मैंने कल भी करनी थी, लेकिन वो PDF कन्वर्टर नहीं था काम कर, इसकी वजह से वो नहीं हुआ। आज भी मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आज ही हो जाए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 0 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय इसमें हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट थी 22,
जीरो वैल्यू। प्रोडक्शन हमारी 31,000 यूनिट्स की इंटू ₹22, तो ये कितना बन जाता है? 6,82,000 आई गेस ये बनता है। क्लोजिंग हमारे पास है 6,000 यूनिट्स इंटू ₹22, 1,32,000 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती। तो हमारे पास एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आ जाएगी? 550,000। ठीक हो गया। अब जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन जो निकलेगा, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन वो होगा 4,50,000 का। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन हमारे पास आएगा $4,50,000 का, रुपीज का। अब वेरिएबल सेलिंग उसी तरीके से 25,000 यूनिट्स हमने सेल किए और पर यूनिट ठीक है, पर यूनिट जो है वो आपके पास रेट है 3, तो ये 75,000 हम इधर से लेस करेंगे। जब हम इसको इधर से लेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस इसका जो फाइनल कंट्रीब्यूशन आएगा डेट वुड बी 3,75,000। अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 60,000 के वो हमने लिख दिए। फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स 25,000 के ये हमने लिख दिए। फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 20,000 की ये हमने लिख दी। इन सब का टोटल इधर आएगा 1,05,000 रुपीज। तो हमारे पास फाइनल जो इसका नेट प्रॉफिट निकलेगा डेट वुड बी $2,70,000। जी स्टूडेंट्स, इसमें ये देख लें ये आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, एज ए पीरियड कॉस्ट आ रहे हैं। जी किसी को इसमें इशू, कोई कंफ्यूजन एब्जॉर्प्शन या मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई मसला? जी सबको क्लियर है? आप लोगों ने करना ये है, एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट बी और सी आपने सॉल्व करना है। आपको जो हैंडआउट्स मैंने किए थे, पीडीएफ भेजी थी, उसके अंदर ये इसका बी और सी पार्ट, यानी कि उसके अंदर आपने क्या करना है, यही पूरी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सिर्फ 2 वर्किंग्स आपकी चेंज होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। आपका ओएआर भी यही रहेगा, कॉस्ट पर यूनिट भी यही रहेगी। जो क्लोजिंग था वो पार्ट बी में ओपनिंग बन गया, पार्ट बी का नया क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। फिर पार्ट बी में आपको अंडर ओवर भी नहीं निकालनी पड़ेगी। इसी तरह पार्ट सी में भी करना पड़ेगा, बस ये चेंज है। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए, लेकिन प्लीज कल लाजमी बी और सी पार्ट सॉल्व हुआ होना चाहिए। हर स्टूडेंट बी और सी पार्ट इसका कर आए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो।